गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर को शुरुआत कर रहे हैं और हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो डिपेंड करता है आपकी नॉलेज जो आपने पॉलिटिकल साइंस के बारे में 2 साल तक सीखी है या प्राप्त किया उसके आगे बढ़ाने का पेपर है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहली बात तो मैं आपसे करता हूँ कि आपने जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट जो लिया है उस सब्जेक्ट को चूज़ करने का क्या कारण रहा था। आप या मैं दूसरे शब्दों में कह दूं कि हमें पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़नी चाहिए या पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहली बात हम कर दें ठीक है। तो आज हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और भारत जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उस कंट्री में जब आप रह रहे हैं तो वहाँ की व्यवस्था को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है या व्यवस्था को लागू करने के लिए किस तरह का कार्य किया जाना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ विषय का आपका क्या महत्व है, ये विषय इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो जो पॉलिटिकल साइंस है वह अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह हमारे रोज़मर्रा के साथ साथ हमारे प्रशासनिक विषयों के साथ भी जुड़ी हुई है या हमारे अधिकारों के साथ जुड़े होने के कारण पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो भी हम व्यवस्थाएं देख रहे हैं हमारे आसपास, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, प्रशासनिक व्यवस्थाएँ हों, सरकारी डिपार्टमेंट्स हों या किसी भी तरह के होने वाले जो चुनाव हैं, वे सभी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस से या भारत की राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो सिस्टम है या ये जो व्यवस्थाएं हमारे यहाँ डेवलप हो रही हैं, ये जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए किस तरह के सिद्धांतों का पालन किया जाता है, या फिर हम कहें दूसरे शब्दों में कि राजनीति विज्ञान के वो कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं या राजनीति विज्ञान की ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिन विशेषताओं के आधार पर एक लोकतंत्रात्मक राष्ट्र को या किसी भी शासन प्रणाली के अंतर्गत शासन करने वाले राष्ट्र को शासन करने की सुविधा उत्पन्न मिलती है। ठीक है, यानी देखिए मैंने बताया आपको चुनाव, सरकारी डिपार्टमेंट्स, राजनीतिक दल, या हम कह दें सरकारी कर्मचारी। कई बार डिपार्टमेंट अच्छे होते हैं और कर्मचारियों के कारण थोड़ी सी अव्यवस्था हो जाती है। या नेता, आज ये हमारे जीवन से सीधे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमें इनको इसलिए पढ़ना ज़रूरी है राजनीति विज्ञान को कि जो सीधे हमारे जीवन के जो महत्वपूर्ण भाग हैं वे किस तरह से अपना कार्य कर पा रहे हैं या उनकी स्थापना क्यों की गई थी, चुनाव का प्रोसीजर क्यों रखा गया था या सरकारी विभागों की स्थापना क्यों की गई थी, या हम देखें जो दूसरी तरह की जो बात है राजनीतिक दल किस तरह से अपना कार्य करते हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सक्षम हैं, या जो राजनीतिक दल होने का जो कंसेप्ट है वह कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है या नहीं है, या हमें राजनीतिक दल को ख़त्म करने के बाद, क्योंकि हमारे ख़त्म कर देना चाहिए या डायरेक्ट निर्वाचन होना चाहिए। ठीक है, और वो जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो नेता हैं ये किस तरह से हमारी राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने का काम करते हैं, उनको किस तरह से प्रभावी बनाया जा सकता है, यानी राजनेता जो हमारे हैं उनको हम किस तरह से अपने फेवर में, या राजनेता या जो नेता हैं वे किस माहौल को ध्यान में रखते हुए अपनी मांगों को रखते हैं, उन मांगों का निर्वहन करने का प्रयास करते हैं,
या फिर उनसे मांगे मनवाने के लिए हमें किस तरह की यूनिटी प्रदर्शित करनी चाहिए, या किसी भी शासन में क्रांति करने के लिए क्या क्या आधार हो सकते हैं, या वे कौन कौन सी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जब हम या किसी भी राष्ट्र में या राज्य में क्रांति हो सकती है। तो इस तरह के जो विचार हैं, उस विचारधाराओं के कारण हमें राजनीति विज्ञान को पढ़ना होता है। और अगर आज आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जो आप चर्चा करते आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हर किसी की इच्छा है कि वह गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करे, तो गवर्नमेंट जॉब में भी हमारे यहाँ ऑप्शन रह रहा है कि हम गवर्नमेंट जॉब में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं या एक पोर्शन जो क्वेश्चंस का आता है वो भी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ही आता है, वो भी राजनीति विज्ञान के विषयों का ही आता है। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान विषय जो है या राजनीति जो विषय है वो विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अब आपने ले ली, अब कई लोग तो इसे बोझ की तरह अगर आपने ली होगी, ज़बरदस्ती आपसे दिलाई गई होगी या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो आपको उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट लेने के लिए आपको खुद को उस विषय में पूरी तरह से इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप खुद जानते हैं कि आपको अगर पूछा जाए भाई कि आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित आप सबसे ज़्यादा किस नेता से प्रभावित है, तो मैक्सिमम लोग मोदी का नाम लेंगे या किसी अन्य अपने पसंदीदा नेता का नाम ले सकते हैं। तो उसे पसंद करने का क्या रीज़न है, क्या उसकी कार्यप्रणाली है, क्या वो लोकतंत्र में विश्वास करता है, क्या वो हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप अपना प्रदर्शन कर पा रहे हैं। तो इस तरह की जो मानसिकता हमारे अंदर डेवलप होती है, इसके कारण ही राजनीतिक व्यवस्था किसी भी राष्ट्र में सुचारू रूप से काम कर पाती है। इससे पहले जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, शायद उनकी कार्यप्रणाली इतनी अच्छी नहीं थी, तो उससे ज़्यादा जनता डायरेक्टली प्रभावित भी नहीं हो पा रही है। लोकतंत्र चल रहा है, प्रशासन चल रहा है, राजनीति वो भी कर रहे हैं और राजनीति वर्तमान सरकार भी कर रही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं था जितना वर्तमान सरकार का इम्पैक्ट इफ़ेक्टिव है। शायद इकोनॉमी के फील्ड में थोड़ा सा अनबैलेंस्ड हो सकता है, डिसबैलेंस हो सकता है, लेकिन बाकी फील्ड में पिछली सरकार से वर्तमान सरकार अच्छा काम कर रही है। तो वो किस आधार पर काम कर रही थी और वर्तमान में ये किस आधार पर काम कर रहे हैं, इसकी चर्चा करेंगे इन विषयों के अंतर्गत। और दूसरी बात, ये जो हमारा विषय है ये हमारी मानसिकता को भी परिवर्तित करने का काम करता है। वो कैसे करता है कि हमें जिस तरह अगर मैं बात करूं कि आज जो कभी हमें शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था सभी को, तो आज उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है कि आज प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में कन्वर्ट कर दिया गया। मौलिक अधिकार बना दिया गया है किसको? शिक्षा को। और इसका रिजल्ट क्या रह रहा है कि आज हर कोई क्या प्राप्त करने के लिए तैयार है? शिक्षा प्राप्त कर रहा है। तो ये मानसिकता डेवलप किससे हो रही है? अधिकारों के प्रति आप जब जागरूक हो रहे हैं तो आप अपने अधिकारों को प्राप्त करने का भी क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। और कौन सा अधिकार किस समय आपको आवश्यक रूप से दिया जाना चाहिए, ये भी डिमांड समय के अनुसार क्या होती रहती है? बदलती रहती है। आप देख रहे हैं कि शिक्षा पाने का अधिकार था, तब वहाँ पर महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता था। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, मानसिकता बदली, राजनीतिक सोच बदली, उसके साथ साथ राजनीति के प्रावधान भी किए गए। तो वहाँ क्या किया गया कि उन महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकार दिया गया। ठीक है, डेवलपमेंट चल रहा है किसका? एजुकेशन का। महिलाओं को भी क्या मिल गया? फिर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। फिर उसके बाद आया को एजुकेशन आ गया। अब को एजुकेशन का मतलब पहले तो अलग अलग पढ़ते थे और अब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कई जगह ये ऑप्शन है कि दोनों साथ में पढ़ सकते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो ये अब अधिकार हो गया है शिक्षा। को एजुकेशन होना अधिकार नहीं हुआ। तो हो सकता है आने वाले समय में किसी और तरह का परिवर्तन आपको दिखाई दे। तो इस तरह की हम बात करें कि राजनीति विज्ञान जो विषय है वो आपके अधिकारों के प्रति आपको सचेत भी करता है और उन्हें प्राप्त कैसे किया जा सकता है इसका निर्धारण भी करने की प्रक्रिया बताता है। आंदोलन होगा, जन आंदोलन होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन प्राप्त किया, सूचना का अधिकार जो कहते हैं, उस सूचना के अधिकार को प्राप्त पहले ऐसे कोई राइट नहीं था। पहली बात, पहले ऐसा कोई राइट नहीं दिया गया था। सूचना के अधिकार के तहत आपको क्या दिया गया कि आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से आपके उपयुक्त अगर कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आपको दी जाएगी। तो ये इम्प्रूवमेंट हो रहा है।
राजनीति विज्ञान के माध्यम से अधिकारों के प्रति लोग क्या हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, और अधिकारों का जो क्राइटेरिया है या क्षेत्राधिकार है वो भी धीरे धीरे क्या होता है, डेवलप होता है। अगर राजनीति आपको करनी नहीं आती है, आप अभी तो पढ़ रहे हैं, राजनीति आप भी थोड़ी बहुत करते होंगे, जब आपकी कोई मांग आपके पेरेंट्स नहीं मानते हैं तब आप कोशिश करते हैं कि उन्हें किस तरह से इम्प्रेस किया जाए कि वो आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाए। तो थोड़ी बहुत राजनीति तो हमें भी आती है, हम भी करते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन वो जब बड़े स्तर पर करनी होगी तब उसके लिए किस तरह का माध्यम या किस तरह के साधन प्रयोग लिए जाएंगे, ऐसा राजनीति के माध्यम से आपको बताया जाएगा। ठीक है, अगर हम चर्चा करते हैं इसके बारे में सबसे पहले तो हम यूनिट वाइज इसकी चर्चा करेंगे। उसमें देखें आप तो ये आपको विषय इसलिए बताया गया है कि ये विषय हमारे जीवन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, या इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो सीधी हमारे अधिकारों से, हमारी आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है। इसलिए हमें पॉलिटिकल साइंस को एज ए सब्जेक्ट शामिल करना चाहिए और उसकी जानकारी लेनी चाहिए और उसका वर्तमान परिस्थितियों के साथ क्या करना चाहिए, कंपैरिजन करना चाहिए कि क्या वास्तव में वो अधिकार मिल रहे हैं, क्या हम उन अधिकारों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा कर पा रहे हैं, और अगर हम अपने कर्तव्य पूरे कर रहे हैं और हमें अधिकार भी मिल रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है सोसाइटी पर, देश पर, या हमारे खुद के व्यक्तित्व पर उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसकी जानकारी की हमें हमेशा क्या करनी चाहिए, तुलना करनी चाहिए दूसरों के साथ, खुद के साथ और परिस्थितियों के साथ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा जो पहली जो यूनिट है, हमारी फर्स्ट यूनिट जो है, इस फर्स्ट यूनिट में जो हमारा सबसे पहला जो बिंदु है वो आता है परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का दृष्टिकोण। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल अप्रोच, यानी परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण। परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण ठीक है। जो हमारा सेकंड बिंदु आता है वो आता है कंटेम्प्ररी। अप्रोच। ठीक है, अब आप देखिए कि इसमें और इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। परंपरा का मतलब हो गया जो अरस्तु, प्लेटो से लेकर हीगल तक जो व्यवस्था चलती आ रही है उसे हम परंपरागत राजनीति विज्ञान का नाम देते हैं, जो कि अत्यधिक आदर्शवादी व्यवस्था रही थी। आदर्शवादी व्यवस्था की बात करेंगे यानी ऐसी बातचीत जो ऐसा होना चाहिए या आपको ऐसा और करना चाहिए, यानी और सुधार की जहाँ गुंजाइश होती है, यानी कंपलसरी नहीं है कोई चीज़। जो भी परिवर्तन होंगे वो किस तरह से मांगे गए हैं, एक आपके व्यवहार को संतुलित करते हुए आपसे अपेक्षाएं रखी गई हैं कि आप ऐसा परिवर्तन अपने बिहेवियर में लेकर आएंगे। आगे देखते हैं, इसको डिवाइड कर दिया गया है 2 पार्टों में। आपकी यूनिट का तीसरा बिंदु यही है, लेकिन वो किससे जुड़ा हुआ है, आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण से, और वो है बिहेवियरलिज्म। सेकेंड, पोस्ट बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म का मतलब हो गया व्यवहारवाद,
और व्यवहारवाद से मतलब आपका होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, और जो इनमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है वैल्यूज़ को लेकर। व्यवहारवाद फैक्ट पर डिपेंड करता है या फैक्ट को लेकर, यानी तथ्यों को सर्वाधिक महत्व देता है। और इसके बाद क्या हो रहा है, वैल्यूज प्लस फैक्ट, तथ्य और मूल्य। यानी हम जो बात कर रहे हैं कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद को लेकर जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, आप समझते हैं कि आधुनिक जो राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण है वो किसको मेनली किसको लेकर बात करता है, बिहेवियरलिज्म को। और बिहेवियरलिज्म का मतलब हो गया कि जब किसी व्यक्ति संस्था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब व्यवहारवाद का जन्म हुआ था, इसका मतलब था कि वो व्यक्ति व्यवहार किसी पर्टिकुलर राष्ट्र के किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के व्यवहार को देखते हुए संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का क्या किया गया, आकलन किया गया, उसका वर्णन किया गया। यानी उसको व्यक्ति के साथ रखते हुए तुलना की गई कि ये जो व्यक्ति कर रहा है वह शासन सबसे बेस्ट है और ऐसा ही अन्य व्यक्तियों को भी करना चाहिए। कहने का मतलब वहाँ पर वो तथ्यों की बात कर रहे थे कि तथ्यों को इकट्ठा करना, संग्रह करना कि उस राज्य में ऐसा हो रहा है, उस व्यक्ति ने ऐसा किया, उस व्यवस्था में ऐसा हो रहा है, और उनकी तुलना करते हुए एक नई व्यवस्था का जन्म करना। जबकि वहाँ पर मूल्यों को कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, किसी भी तरह का कोई महत्व नहीं दिया गया। ये बात इसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है वो अप्रोच जुड़ी हुई है हमारे इस कार्य के साथ, ठीक है। तो आगे हम चल रहे हैं कि आगे हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जब कभी भी राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में बात करनी होगी तो हम देखेंगे कि वह वर्तमान के आधुनिक परिप्रेक्ष्य की बात कर रही है या परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण की बात कर रही है। उनमें जैसा कि आपको पता है कि इसमें डेविड स्टन दोनों तरफ हैं, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। यानी आधुनिक राजनीति विज्ञान के जो समर्थक हैं या उसका विकास करने वालों में जिसका नाम आता है वो डेविड स्टन है। और डेविड स्टन में मुख्य नाम दोनों विचारधाराओं को लेकर है, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। इसके बाद आगे चलते हैं, इसी में फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इसी में आगे चलता है अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। फिर इसके बाद आता है रिलेशन विथ अदर सब्जेक्ट। ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यहाँ जो बात कर रहे हैं हम, ये दोनों एक ही बातें हैं। अब ये बात क्या कहना चाह रहे हैं, इनके कहने का मतलब था कि जो राजनीति विज्ञान जो सब्जेक्ट है वो एक अलग सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि ये जो इस सिद्धांत में जो बात हो रही है कि ये अलग सब्जेक्ट नहीं है। यानी ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे हम बात कर लें हिस्ट्री, ठीक है, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, इसके बाद है जो ये सब्जेक्ट हैं, इन सभी सब्जेक्टों को मिला के क्या किया गया है, एक, यानी ये जो विषय हैं इनको साथ लेते हुए पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन किया जाए, उसकी स्टडी की जाए, तो वो जो स्टडी है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी बजाय पॉलिटिकल साइंस को अलग रखते हुए। क्योंकि आपको पता है कि राजनीति विज्ञान इन सभी विषयों को शामिल करती है
और राजनीति विज्ञान में शामिल ये विषय हमारे मानव जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करने का काम करते हैं। यानी किसी भी राज्य की जो राजनीति है, उस राजनीति के माध्यम से आप देखें कि हमें राजनीति के हर क्षेत्र को या हर क्षेत्र से जुड़ाव रखा जाता है राजनीति के माध्यम से। तो हिस्ट्री भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी कि पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स भी उतना ही प्रभाव डालती है राजनीति पे जितना कि ज्योग्राफी डालेगी, और जितनी ज्योग्राफी पॉलिटिकल और हिस्ट्री डालते हैं उतना ही सोशियोलॉजी के माध्यम से भी राजनीति विज्ञान को प्रभावित किया जाता है। तो इस तरह की ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच को ही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का नाम दिया गया है, अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। क्या कहेंगे इसको हिंदी में? अंतः अनुशासनात्मक। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। दूसरे विषयों के साथ, दूसरे सोशल विषय भी कह सकते हैं हम, दूसरे सामाजिक विषयों के साथ सामाजिक विषयों के साथ राजनीति विज्ञान का संबंध। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान का और विषयों के साथ कैसा संबंध है, राजनीति विज्ञान के योगदान में और विषयों ने क्या क्या भूमिकाएं निर्मित की हैं या क्या क्या भूमिकाएं निभाई हैं, ये हम इस फर्स्ट यूनिट के 5वें और 6ठे टॉपिक के अंतर्गत इनका अध्ययन करेंगे, इनकी चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, और कितना आगे ये किस तरह से महत्वपूर्ण हो सकती हैं या कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो राजनीति विज्ञान पर इफेक्ट डालती हैं। तो ये सब चर्चा करेंगे हम फर्स्ट यूनिट में। और फर्स्ट यूनिट में इसके अलावा जो चीज़ काम की है या जो दूसरी यूनिट है उसको देखते हैं। कंसेप्ट यानी धारणाएं। ठीक है, उन धारणाओं में क्या है? शक्ति, सत्ता और वैधता। ये तीन धारणाएं भी आपके फर्स्ट यूनिट का सेकंड भाग है। ठीक है, तो शक्ति से मतलब अब देखिए, आप शक्ति से आपका मतलब क्या हो गया? शक्ति, आप जिसे फिजिकल शक्ति समझ रहे हैं वो उस फिजिकल शक्ति की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पावर की। पॉलिटिकल जो पावर है उस पावर की बात करें। ठीक है, पॉलिटिकल पावर से तात्पर्य क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह आप किसी फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग अगर कोई पर्सन आपके सामने आता है तो आप एक बार उसको देखकर भयभीत हो जाते हैं या फिर आपके विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, आपके बोलने में, चलने में, या एक्सप्रेशंस आपके क्या होते हैं? बदल जाते हैं। वहाँ क्या उसने शक्ति का प्रयोग किया? क्या वहाँ नहीं किया। यानी शक्ति वह बल है या वह एक तरह का नैतिक या पॉलिटिकल बल है जिसके कारण आप किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में क्या ला रहे हैं? परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रभाव थोड़ा सा अलग हो जाता है। प्रभाव में बल को हटा देंगे आप प्रभाव से, सैनिक बल को या शारीरिक बल को, और बिना उस बल के जब आप इफेक्ट जो डालने वाले हैं सामने वाले पर, वो किस में आएगा? शक्ति में आ जाएगा। और अगर आप शक्ति का अर्थ फिजिकल शक्ति से ले रहे हैं तो वो बिल्कुल भी गलत है। वो फिजिकल शक्ति तो क्या है? इस पॉलिटिकल शक्ति का साधन है। अगर सैनिक बल प्रयोग किया जाता है या फोर्स किया जाता है या फिजिकल
फिजिकल जो फोर्स है वो शक्ति का माध्यम बन सकती है, लेकिन राजनीतिक शक्ति का भी माध्यम, सेना की कार्यवाही की जाएगी किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा जब आदेश दे दिया जाएगा सेना को युद्ध करने का या आक्रमण करने का, वहाँ पर उसने अपनी इस पावर का प्रयोग कर लिया, लेकिन दिखाई दे रहा है वो हमको बल प्रयोग वो है जब आपने सेना को आक्रमण करने का आदेश दे दिया, लेकिन आपकी पॉलिटिकल पावर को देखकर किसी राष्ट्र ने आप पर अटैक करने का साहस ही नहीं किया, तो वो इस तरह का राजनीतिक प्रभाव कहलाएगी या राजनीतिक शक्ति कहलाएगी। ठीक है। सत्ता क्या है? आदेश देने और उसे मनवाने की पावर क्या कहलाती है? सत्ता कहलाती है। ये लीगल भी हो सकती है और इलीगल भी हो सकती है। देखें आप, लीगल भी होगी ये, यानी वैधानिक भी होगी और अवैधानिक भी होगी, और अवैधानिक, कानूनी भी होगी और गैर कानूनी भी हो सकती है शक्ति। ऐसे ही सत्ता भी वैधानिक भी हो सकती है और अवैधानिक भी हो सकती है, लीगल और इलीगल दोनों प्रकार की हो सकती है सत्ता। अभी मैंने बताया कि सत्ता से आप क्या समझते हैं? सत्ता से आपका मतलब होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को आदेश दे रहे हैं और उससे अपने आदेश को क्या कर रहे हैं, मनवा रहे हैं। यानी अगर आपके पास किसी को आदेश देने की कैपेसिटी है और वो व्यक्ति आपके आदेश का पालन करने के लिए बाध्य भी है, तो इसका मतलब आप सत्तावान हैं या सत्ता आपके पास है। ठीक है, तो ये बात मैं आपसे बता रहा हूँ, ये जनरल बातें हैं, जब हम इस टॉपिक को करेंगे तो वह और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। वैधानिक और अवैधानिक दोनों हो सकती हैं, ये दोनों चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं, कानूनी भी हो सकती है और गैर कानूनी भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सत्ता हमें वंशानुगत भी मिली हुई है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, सत्ता वंशानुगत भी मिल जाती है, सत्ता शक्ति के दम पर भी मिल जाती है, लेकिन आप में आदेश देने और उसका पालन करवाने के लिए दबाव भी हो सकता है। योग्यता या क्षमता को सत्ता कहा गया। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। तो अगर मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल दे दूं तो आपको समझ में आए। जैसा कि अभी आपने मूवी देखी हुई है, आपने ठीक है, ये मूवी देखी है आपने, बड़ी अच्छी सुपर हिट, भारत की अब तक की सर्वश्रेष्ठ मूवी में इसका नाम आता है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि इस मूवी में उस व्यक्ति ने जिसने सत्ता प्राप्त की है, क्या उसके पास शक्ति थी या नहीं? वो फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग था, राज पद पर बैठा हुआ व्यक्ति था, राजा था, तो उसके पास शक्ति भी थी और सत्ता भी थी। लेकिन आपने देखा होगा कि जब उस शासक की मूर्ति जब गिरने लगती है, तब उस मूर्ति को जो व्यक्ति थामने आता है वो होता है बाहुबली। जैसे ही वो आता है तो जो प्रजा है वो उस राजा को भूलकर, उस मूर्ति को भूलकर किसका नाम लेने लगती है? बाहुबली का। तो बाहुबली वहाँ पर सत्ता पर नहीं बैठा है, शक्तिवान तो है लेकिन क्या नहीं है उसके पास? सत्ता नहीं है। उस सत्ता में नहीं होते हुए भी प्रजा के मन में या प्रजा की आँखों में कौन बसा हुआ है? बाहुबली। तो ये जो बाहुबली जो व्यक्ति है, ये क्या प्राप्त कर रखी इसने? वैधता। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि वैधता इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। शक्ति के दम पर अगर कोई सत्ता पाई गई है या वंशानुगत आधार पर अगर आप कोई सत्ता प्राप्त कर लेते हैं तो उसके स्थायी होने की कोई गारंटी नहीं होती है। समझ में आई होगी आप? ये आप किसी भी वंशानुगत रूप से सत्ता प्राप्त कर लिया, आपने राजा का बेटा राजा बन गया, ठीक है, उसको मिल गई, वो आदेश दे रहा है और उसके आदेश को माना भी जा रहा है, लेकिन क्या वो लंबे समय तक ऐसा करने में सक्षम होगा? क्या प्रजा अपने मन से स्वीकार कर रही है क्या उसको शासक? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कर रही है, वंशानुगत रूप से भी प्राप्त हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, शक्ति भी है उसके पास तो भी बहुत अच्छी बात है, और जनता उसको स्वीकार कर रही है यानी वैधता उसको मिल रही है तो सबसे अच्छी बात है। तब उसका प्रशासन क्या रहेगा? स्थायी तौर पर काम करेगा। देखें दूसरी जगह, तो बाहुबली से मैंने आपको बताया कि जहाँ पर
कानूनी रूप से और शक्ति मिल जाती है, वैधानिकता और शक्ति दोनों मिलती हैं तो वो वैधता को प्राप्त करती है। इसको कैसे कैसे रख सकते हैं हम, इसको देखिए आप, इसको आप वंशानुगत रूप से भी प्राप्त कर सकते हैं, जीन्स में होती है आपके, ये भी वंशानुगत प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। लेकिन वैधता प्राप्त करने के लिए आपको अपने प्रयासों का सहारा लेना पड़ेगा, यानी आपके प्रयासों के आधार पर ही आप क्या प्राप्त करते हैं, किसी के मन में आदर, यश या वैधता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक आपका प्रशासन अच्छा नहीं कहलाएगा। यानी एक राजा के लिए या एक शासक के लिए, चाहे राजनीति का क्षेत्र आज लोकतंत्र हो चाहे राजतंत्र हो, दोनों जगह इस वैधता की आवश्यकता थी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो वैधानिकता मैंने आपको बताई, वैधता का मतलब क्या हो गया, उसको वैलिडिटी प्राप्त हो, उस प्रशासन को या उस प्रशासक को या उनके शासक को जनता में मान्यता प्राप्त होगी तो उसको वैधता का नाम दिया जाएगा। अगर आज वैधता प्राप्त नहीं है, मैं एग्जाम्पल दूसरा देना चाहता था, अभी एक सरकार के या एक पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्हें अपनी पार्टी में भी वैधता प्राप्त नहीं है और वह भारत की राजनीतिक फील्ड में भी वैधता प्राप्त नहीं करते हैं। उनको वंशानुगत रूप से अध्यक्ष बना दिया गया, वह आदेश भी दे रहे हैं और उनके आदेश का पालन भी किया जा रहा है, एक शक्ति दे दी गई, लेकिन वह किसी के विचारों को प्रभावित तो कर सकते हैं लेकिन एक बहुत ही न्यूनतम सीमा तक। वह किसी पार्टी के अध्यक्ष तो बन गए लेकिन किसके आधार पर, वंशानुगत आधार पर, ठीक है। लेकिन वैधता उनको प्राप्त नहीं हो पा रही है, आज उनका विरोध प्रारंभ हो गया है। चलते हैं आगे। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट है जिसमें हम इन सब चीज़ों का गहराई से अध्ययन करेंगे, बहुत डीपली, और चर्चा करेंगे कि ये वास्तव में भारत की जो हस्ती है, हम कहते हैं ना मिटती नहीं है हमारी हस्ती, और प्रशासन हमारा निरंतर चलता रहता है, तो उसका कारण ही ये है कि हमारे यहाँ एडजस्टमेंट की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। हम वैधता पर ध्यान देते हैं, हम किसी शासक की ताकत के कारण कई बार उसके शासन को अडॉप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उस शासन को स्थायी तौर से मानने के लिए हमारे ऊपर कोई बाध्यता बाद में नहीं होती। जैसे ही हमें मौका मिलता है प्रशासन को बदलने का या उस राजतंत्र या उस शासक को बदलने का, हम तुरंत उस शासक को बदलने में पीछे नहीं हटते, तुरंत बदल देते हैं उसको। यानी अगर उसे वैधता प्राप्त नहीं है तो हम उसे लंबे समय तक शासक भी नहीं बनाएंगे। आगे चलते हैं। हमारी जो यूनिट है सेकंड, देखिए सबसे स्कोरिंग पेपर है, ये ध्यान रखें, स्कोरिंग पेपर है। आपके दोनों जो पेपर हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर है पेपर फर्स्ट, ठीक है। अब ये स्कोरिंग क्यों है मैं आपको बता दूं पहले ही। एक तो ये लॉजिक पर आधारित है। किस पर काम करता है ये, लॉजिक पर। आपको रटने से ज़्यादा समझना पड़ेगा इसमें, आपको तथ्यों को याद नहीं, उनको समझना पड़ेगा, फिर उसका विस्तार करने की आप में जब कैपेसिटी आ जाएगी, कैपेबिलिटी आ जाएगी, तब आप बड़ी आसानी से वो नंबर प्राप्त कर लेंगे। और उन नंबरों, कैपेसिटी समझने की स्ट्रेंथ है हम सब में, हम समझकर 2 साल हमने पॉलिटिकल पढ़ी है, अब हम और उसकी गहराई से उसको पढ़ने के लिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर में प्रवेश ले रहे हैं। फर्स्ट ईयर बहुत अच्छी बात है, आप पहुँचे, अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, अच्छे परसेंटेज के साथ आप आ रहे हैं, तो अब आपको उसमें ग्रोथ करनी है, विकास करना है। तो उस ग्रोथ या उस विकास के लिए ज़रूरी है कि आप उस सब्जेक्ट को उतनी गहराई से पढ़ें और उतने अपने व्यू डेवलप करें। जितना आप अपने व्यू डेवलप करेंगे सब्जेक्ट के प्रति, उतने ही आपको समझने में और लिखने में आसानी होती है। अगर आप रटने का प्रयास करेंगे तो रटा हुआ तो कई बार क्या होता है, हम भूल भी जाते हैं। और अगर हम समझकर या याद करके किसी विषय को रखते हैं अपने साथ या उसको तैयार करते हैं, तो वह एक लाइन पढ़ते ही हमको वापस पूरा का पूरा वो मैटर क्या होता है, याद आ जाता है। तो कोशिश करें समझने की, इस पेपर को खासकर। इसमें तथ्य ऐसे नहीं है कि आपको रटने ही पड़ेंगे, आप समझते चलिए, अपने विचार डेवलप कीजिए। बहुत अच्छा और स्कोरिंग पेपर है। उसके बाद आगे चल, सेकंड यूनिट जो हमारी है, वो सेकंड यूनिट जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। तो इसमें का जो पहला टॉपिक आता है वो आता है पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। फिर आता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट,
ठीक है। फिर तीसरा आता है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। ठीक है। फिर आपके आता है जो हमारा अगला बिंदु है वो है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, और उसके साथ जुड़ा हुआ है डिक्टेटरशिप। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। तो आप लिखें उसके बाद आपके आता है हमारा जो है थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये हमारे मेन टॉपिक्स हैं जो हमारे काम के हैं। आगे लिखें, यस देखें आप, या रिप्रेजेंटेशन। आगे है रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एक एक विषय की चर्चा करेंगे, आप देखते चलें। और उसके बाद है हमारे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स वर्क। ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। राजनीतिक व्यवस्था जिसको कहते हैं हम, और व्यवस्था से मतलब है सभी चीज़ों का, सभी राजनीतिक इकाइयों का एक जगह एकत्रीकरण करना या उनमें इस तरह का सामंजस्य बैठाना कि वह किसी कार्य को करने के सक्षम हो जाए। राजनीतिक व्यवस्था विकास, और राजनीतिक आधुनिकीकरण। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे आप अभी जो तीनों टॉपिक्स हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड होने का कारण क्या हो गया कि ये जो चीज़ें हैं ये सबसे पहले कोई सिस्टम डेवलप आएगा, फिर वो सिस्टम धीरे धीरे डेवलप होगा, और उस सिस्टम को आज के समय के अनुसार आप उसमें कोई चेंजेस करेंगे तो वह मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास कभी आपको पता होगा कम्युनिकेशन के लिए हम किसका सहारा लेते थे? पत्रों का। इशारे भी कम्युनिकेशन में आते हैं। ठीक है। अब पत्र लिखते थे तो पत्र आज थोड़ी लिख रहे हैं, आज हम कम्युनिकेशन के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं? इनका किया पहले। ठीक है, कीपैड का। अब कीपैड के बाद किसका आया? आज हम स्मार्टफोन का प्रयोग कर रहे हैं। सिस्टम अभी भी है, किसके काम आ रहा है? कम्युनिकेशन के। तो पहली बार जो कम्युनिकेशन के लिए सिस्टम डेवलप किया गया वो, उसके बाद उसको विकसित किया गया। कभी ये कीपैड भी कीपैड जो फ़ोन थे वो भी आधुनिक विचारधारा या आधुनिक माने जाते थे, यानी किससे? लैंडलाइन फ़ोन से आधुनिक माने जाते थे कीपैड मोबाइल फ़ोन। ठीक है, यानी किसी समय ये भी क्या है? महत्वपूर्ण है, एडवांस टेक्नोलॉजी थी।
तो आज के टाइम के हिसाब से ये क्या हो गई, पीछे हो गई, और किसने ले ली इसकी जगह, स्मार्टफोन में। तो आप समझते हैं कि अब क्या हो रहा है, डेवलपमेंट यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम डेवलपमेंट के नाम पर हम पीछे हो गए, हम वापस पत्थरों पर चले गए, ऐसा तो नहीं है। हम यहाँ से यहाँ नहीं गए, यानी राजनीतिक विकास हो रहा है। सेकंड जो हमारा बिंदु है, ये जो व्यवस्था स्थापित की गई कम्युनिकेशन के लिए, उस व्यवस्था को स्थापित करने का नाम किसमें आ गया, व्यवस्था में। यानी राजनीतिक सिस्टम को या राजनीतिक प्रणाली को अच्छे से चलाने के लिए जो जो आवश्यक चीज़ें थी, उन आवश्यक चीज़ों का जब संग्रह किया गया, उनको एक जगह एकत्रीकरण किया गया, उसको सिस्टमेटिक किया गया, तो वो किसके अंतर्गत आ गया, व्यवस्था के अंतर्गत। और उसका विकास किया गया, यानी उस व्यवस्था में समय के अनुसार जो परिवर्तन किए जा रहे थे या उसके डेवलपमेंट के लिए जो जो चीज़ें की गई, वो चीज़ें किसमें आ गई, राजनीतिक विकास में। अब तीसरी बात क्या है, आधुनिकीकरण। जैसे हम चुनाव में पहले हम बैलेट वोट डालते थे, थप्पा लगाते थे, उसको मतदान पेटी में डालते थे और वो वोट हमारा काउंट होता था, तब जाकर रिजल्ट निकल के आता था। अब हमने क्या कर दिया, आधुनिक समय में इतना पॉसिबल नहीं है कि इतने लंबी पॉपुलेशन के साथ आप मतदान पेटी में वोट डलवाकर इस तरह की वोटिंग सिस्टम को डेवलप कर सकें। अब उसका रास्ता हमने क्या निकाल दिया, ईवीएम के माध्यम से करवा रहे हैं। तो वो ईवीएम जो आ रही है, वो किसका उदाहरण है, आधुनिकीकरण का। आज जितने भी नए जो विचार आ रहे हैं, राइट टू रिकॉल, ये राइट टू रिकॉल भी किसका उदाहरण है, आधुनिकीकरण का। एक तरह से राजनीतिक या चुनावों की जो व्यवस्था है, उस चुनाव व्यवस्था में हम क्या कर रहे हैं, राइट टू रिकॉल को अप्लाई कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम अपने प्रतिनिधि को, अगर वो ठीक से काम नहीं करे तो हम उसको क्या कर लें, वापस बुला लें। तो इस तरह के डेवलपमेंट चल रहे हैं। और आज लोकायुक्त जैसा पद आया, लोकपाल जैसा पद आया, ये सब क्या है, राजनीति के आधुनिकीकरण के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं या किस तरह से विकसित किया जा रहा है। यानी जो चीज़ किसी समय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, आज वो पीछे हो गई, क्योंकि आज की परिस्थितियों में कीपैड फ़ोन इतने कारगर नहीं है जितना कि स्मार्टफोन कारगर है। ठीक है, तो स्मार्टफोन को रखना किससे जोड़ देंगे हम, राजनीतिक आधुनिकीकरण से। लेकिन ये प्रणाली चल रही है। आज भी कम्युनिकेशन के लिए हम बैक नहीं जा रहे हैं, पत्र नहीं लिख रहे हम। ऐसा नहीं कि हमने पत्र लिखना शुरू कर दिया वापस, नहीं। तो हमारा विकास ही हो रहा है, हमारा पतन नहीं हो रहा है इस कम्युनिकेशन व्यवस्था। तो राजनीतिक व्यवस्थाएं जो हैं या राजनीति जो विषय है वो डेवलप होता जा रहा है, उसमें नई नई चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, और जो चीज़ें चल नहीं सकती हैं उनको हटा दिया जाता है, उन्हें पीछे छोड़ दिया जाता है, या वो स्वतः ही क्या हो जाती हैं, अप्रासंगिक हो जाती है। आगे देखिए, अब हमारा डेमोक्रेसी का मतलब आपको पता है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र। और डिक्टेटरशिप का मतलब क्या हो गया, तानाशाही। अब तानाशाही आपको बताने की जरूरत नहीं है, तानाशाही आप पढ़कर आ रहे हैं, हिटलर वगैरह को पहले भी आपने पढ़ा है। तानाशाह व्यक्ति क्या करता है, तानाशाह व्यक्ति अपनी ही बात पर लागू नहीं करता। ठीक है, यानी जब उसका मन किसी विचारधारा के अगेंस्ट होगा तो वो वैसी विचारधारा लाएगा। तानाशाही के अपोजिट ही, मैं आपको तानाशाही पहले क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो तानाशाही है वो तानाशाही के अपोजिट में ही किसका जन्म होता है, लोकतंत्र का जन्म होता है। तानाशाही आपको पता है कि वो शासक अपनी सभी व्यवस्थाओं का एकमात्र सर्वे सर्वा बन जाता है। क्या बन जाता है इसमें, सभी एकमात्र सर्वे सर्वा। अब वो एकमात्र सर्वे सर्वा बन रहा है, इसका मतलब उसने जो कह दिया वही क्या होगा, कानून हो जाएगा। अब दिक्कत ये है कि सर फिर राजतंत्र क्यों सही नहीं है, राजतंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र भी बहुत डेवलप रहे हैं, राजतंत्रों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं आपको बता दूं कि राजतंत्र में वो एकमात्र सर्वे सर्वा तो होता है, लेकिन उसके साथ एक सिस्टम पूरा डेवलप होता है। अभी हम पढ़ेंगे, हमारा जो सेकंड पेपर आएगा उस पेपर में हम बात करेंगे कि राजा पर किस किस तरह के नियंत्रण होते थे, राजा पर किस तरह से दबाव बनाया जाता था। लेकिन तानाशाह पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं हो सकता। वो एकमात्र सर्वे सर्वा होता है, अपनी मनमर्जी का मालिक होता है। आज यस कह रहा है तो उसी बात को कल नो भी कह सकता है, यानी उसको सही लगेगा तो सही और उसको गलत लगेगा तो गलत। ये एक तरह से बंदिशें पैदा कर देती है, सिस्टम को संकुचित विचारधारा के आधार पर संचालित करते हैं, किसी न किसी व्यक्ति के एंटी ये खड़े होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से ये चक्कर हो रहा है कि आपके माध्यम से लोकतंत्र को
इसके विरोध में डेवलप किया गया ताकि लोकतंत्र इस प्रकार की तानाशाही को क्या करता हो, खत्म करता हो, क्योंकि लंबे समय तक तानाशाही के माध्यम से आप शासन नहीं कर पाएंगे।